हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में आपका चैप्टर 4 चल रहा है, जिस चैप्टर का नाम है डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, यानी डी और एफ ब्लॉक के तत्व। और यदि पुराने एनसीईआरटी की बात करें तो चैप्टर 8 है। तो आप लोग परेशान नहीं होंगे, क्योंकि आप लोग बोलेंगे सर कि ये कहाँ से आ गया। तो चैप्टर 8 पुराने एनसीईआरटी में, चैप्टर 4 न्यू एनसीईआरटी में, डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, जिसमें हम संक्रमण तत्वों का वर्गीकरण देखा था हमने। इसके बाद इन डी ब्लॉक के तत्वों का वर्गीकरण पहले लेक्चर में करा था। दूसरे लेक्चर में हमने बताया था डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और आज हम बच्चों जैसे इसके भौतिक गुण में दो दो तीन तीन पॉइंट करके हम आपको समझाएंगे, साथ में ये भी समझाएंगे किस प्रकार से इसका क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो फिलहाल सबसे पहले आज आप देखने वाले बच्चों परमाणु त्रिज्या और आणविक त्रिज्या के बारे में पहले इसको डीप में समझेंगे। इसका थ्योरी पोर्शन बहुत लंबा चौड़ा है, आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, लेकिन फिलहाल अभी आप समझोगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन यदि बन जाएगा कि परमाणु त्रिज्या और आणविक त्रिज्या पर टिप्पणी लिखो, तो मैं यदि आपसे कहूं कि यदि आज ये वीडियो देख लेते हो तो आप अपने भाषा में तो लिख ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा समझना है। जैसे हमारा शब्द आ जाता है पहले परमाणु त्रिज्या, आणविक त्रिज्या बाद में देखेंगे कि ये परमाणु त्रिज्या है क्या बच्चों। किसी भी परमाणु में नाभिक से बाह्यतम कोश के बीच की दूरी, चूंकि आप सबको पता होगा कि परमाणु में कक्षा होता है। कक्षा मतलब पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा। ठीक है, कोई भी परमाणु होगा बच्चों, कोई भी परमाणु होगा जैसे हमारा, तो उसमें पहला कक्षा होगा। ये नाभिक है, मान लीजिए सेंटर है, ये आपका पहला कक्षा हो गया। इसके बाद दूसरा कक्षा हो गया बच्चों, इसके बाद आपका तीसरा कक्षा हो गया। ठीक है, और हो सकता है चौथा कक्षा भी हो सकता है पांचवा कक्षा भी हो। तो परमाणु त्रिज्या का मतलब ये होता है कि इसके नाभिक से, ये सेंटर पॉइंट है, इस नाभिक से बाह्यतम कोश के बीच की दूरी कितनी है, वो उसकी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। अब कोई परमाणु इतना छोटा है जो कि यदि हम नग्न आंखों से देखें तो दिखाई भी नहीं देगा, मतलब उसमें जब इसका आकार ही इतना छोटा है कि वो नग्न है, वो दिखाई ही नहीं देगा, मतलब इसकी परमाणु त्रिज्या तो और बहुत कम होगी भाई। यानी पूरा का पूरा व्यास हमें दिखाई नहीं दे सकता, इतना छोटा होता है, तो इसकी त्रिज्या और बहुत कम होगी। इसलिए इसकी त्रिज्या पिकोमीटर में होती है। जैसे मैं आपसे कह दूं स्कैंडियम का बता दो, स्कैंडियम का, तो इसका होता है बच्चों 144 यदि पिकोमीटर। ठीक है, यदि बहुत ही कम, यदि इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे बच्चों तो पीको का मतलब होता है 10 के घात -12। अब ये आपका मीटर में बदल गया, अर्थात इसको हम 144 में 10 का घात 12 इतना का भाग देंगे, तब उसका जो त्रिज्या होगा वो स्कैंडियम का परमाणु त्रिज्या कहलाएगा। बहुत ही कम, सोचो 10 के घात -12, मतलब इसमें 10 का घात 12 का भाग देंगे, इतना छोटा आकार, सोच सकते हैं बच्चों। तो लेकिन फिर भी यहां पर आप लोगों को थोड़ा समझना है कि परमाणु त्रिज्या के बारे में। तो फिलहाल इतना तो क्लियर है बच्चों कि ये नाभिक से बाह्यतम कोश के बीच की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यदि मैं आपसे कह दूं कि ये जो परमाणु त्रिज्या है वो संक्रमण तत्व के बारे में क्या होगा भाई। संक्रमण तत्व का मतलब है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में जो हम परमाणु त्रिज्या समझेंगे वो दो प्रकार समझेंगे। एक तो आपका डी ब्लॉक 3 भागों में बटा है, 3D 4 भागों में, 3D 4D 5D और 6D। तो आप इसको आवर्त में भी समझोगे और वर्ग में भी समझोगे। तो दो कंडीशन, यदि हम इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ाते जाएं, मतलब नाभिकीय आवेश में वृद्धि होता जाए, तो नाभिक से आकर्षण बल बढ़ता है और इसके आकार में कमी आती है। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। मैं यदि कह दूं कि बाह्यतम कोश में यदि इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएं, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाए, तो नाभिक का आकर्षण क्या होता है बच्चों, नाभिक का आकर्षण क्या होता है, बढ़ जाएगा और इसके आकार में हल्का कमी आएगी, और आकार में कमी आने से इसकी त्रिज्या में कमी आएगी। ठीक है, फिर समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से
नाभिक का आकर्षण बल बढ़ता है जिससे आकार में कमी आती है और उसी कारण से त्रिज्या में कमी हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि कुछ समय पश्चात वो स्टेबल हो जाता है, स्थिर हो जाता है। कहने का मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो आकर्षण बल जो बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब आकर्षण बल बढ़ता है, लेकिन कुछ समय बाद वो स्थिर हो जाता है, तो फिर उसके त्रिज्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। इलेक्ट्रॉन फिर बढ़ता भी जाएगा तो कोई प्रभाव नहीं होगा। भाई कहते हैं ना कि आपका एक निश्चित सीमा सहन करने की, मतलब कुछ लोग गाली देंगे तो आप रोगे, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा हो जाएगा ना तो फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अरे देते रहो, कुत्ता भौंकता रहता है। वही चीज होता है कि भाई एक लिमिट तक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो आकर्षण बल बढ़ेगा, आकार में कमी होगी, लेकिन कुछ समय बाद वो स्थिर हो जाता है। बच्चों क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है, वो स्थिर हो जाएगा। लेकिन वहीं पे यदि मान के चलूं कि कोषों की संख्या बढ़ा दी जाए, जैसे मैं किसी स्कैंडियम की बात, मतलब कोई भी परमाणु उसमें 2 कोष है, नीचे चला हमने 3 कोष हो गया, और नीचे चला तो 4 कोष हो गया, और नीचे चला तो 5 कोष हो गया। ठीक, तो जब भाई कोष की संख्या बढ़ा दी जाए तो ऑलरेडी आकार बढ़ रहा है। ये छोटा आकार था क्योंकि इसमें 2 कोष थे, इसमें 3 कोष थोड़ा और आकार बढ़ा, इसमें 4 कोष तो और आकार बढ़ा, 5 कोष तो और आकार बढ़ा। मतलब यदि हम इनमें कोषों की संख्या में देखें कि यदि वृद्धि हो रही है तो ऑलरेडी आकार में वृद्धि हो रही है। तो जब आकार में वृद्धि हो रही है तो उसके परमाणु के त्रिज्या में भी वृद्धि हो रही है, सीधा फंडा। यदि हम किसी भी समूह में ऊपर से नीचे चलने पर यदि बात करें, किसी समूह की बात करें, तो किसी भी समूह में चलो आप, चाहे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स में बात करो, चाहे पी ब्लॉक, चाहे डी ब्लॉक, तो जब आप ऊपर से नीचे चलोगे तो कोष की संख्या बढ़ेगी। ऑलरेडी हर एक आवर्त में नीचे की ओर जाने से, किसी भी आवर्त की बात करूं मैं, ठीक है, मतलब वर्ग में बोलेंगे, आवर्त में नहीं, और आवर्त की मैं बात ये कर रहा हूं कि आवर्त से दूसरे आवर्त में जाने पर ऐसा चीज है। यानी पहला आवर्त ये हो गया, पहले आवर्त से दूसरे आवर्त में जाएंगे, ठीक है, पहले आवर्त से दूसरे आवर्त मतलब वर्ग में चलेंगे। तो जैसे ही पहले आवर्त से दूसरे आवर्त में जाएंगे, पहले आवर्त से दूसरे आवर्त में जाएंगे, थोड़ा समझ नहीं, पहले आवर्त से दूसरे आवर्त में जाएंगे, तो जब दूसरे आवर्त में जाते हैं तो कोष की संख्या में वृद्धि होती है, और जब कोष बढ़ जाता है ना तो कहीं ना कहीं बच्चों आकार में वृद्धि हो जाती है, और आकार बढ़ने से त्रिज्या में भी वृद्धि होती है। अब ये सब बेसिक है, और बेसिक क्लियर हो जाएगा तो सब कुछ समझ में आएगा। ठीक, ये चीज हो गया। अब बात करता हूं पीरियाडिक टेबल में इनका किस प्रकार से इफेक्ट होता है। तो पीरियाडिक टेबल में बच्चों पहले आपका एस होता है, ये आपका एस होता है, फिर आपका बीच में डी होता है, और फिर इधर आपका पी होता है। तो चूंकि मैंने आपको यह समझाया कि यदि हम इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि करें, जब बाएं से दाएं चलते हैं, बाएं से दाएं चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो आकार में क्या होती है? कमी होती है, आकार में कमी। जैसे मैंने अभी आपको समझाया था कि जैसे मान लीजिए आपका एक आवर्त है, एक आवर्त है, ठीक है, इस आवर्त की मैं बात कर रहा हूं, एक आवर्त है, ठीक है। अब इस आवर्त में जैसे से बाएं से दाएं चलेंगे तो कोष नहीं बढ़ेगा। आवर्त में चलने से, इस प्रकार से हम यदि चलेंगे किसी भी आवर्त में तो कोष नहीं बढ़ता, लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन बढ़ने से आकार में कमी होगी, इसलिए हम कह सकते हैं डी ब्लॉक के तत्वों का जो आकार है वो एस ब्लॉक से कम, यानी एस ब्लॉक से छोटा, और पी ब्लॉक से बड़ा होगा। तो इसी प्रकार त्रिज्या भी होगी बच्चों कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का त्रिज्या जो है वो एस से कम और पी से ज्यादा होता है। एक एक पॉइंट समझिएगा कि जब हम बाएं से दाएं चलते हैं तो कोष की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि कोष 4 हैं, ठीक है, तो 4 ही रहेंगे, 3 कोष हैं तो 3 ही रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम यहां जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ता है। जैसे आपका स्कैंडियम है, परमाणु क्रमांक 21, फिर टाइटेनियम है, परमाणु क्रमांक 22, फिर बेनेडियम है, परमाणु क्रमांक 23, स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेनेडियम, फिर क्रोमियम है, फिर मैंगनीज है, आयरन है, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। तो जैसे जैसे जाओगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता जा रहा है, मतलब बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, नाभिक का आकर्षण बल बढ़ रहा है, आकार में कमी हो रही तो त्रिज्या में कमी आएगी।
तो जो हमारा डी ब्लॉक है इनके एलिमेंट्स का आकार एस के अपेक्षा थोड़ा सा कम और पी की अपेक्षा थोड़ा सा अधिक होगा। उसी प्रकार से इसकी त्रिज्या एस के अपेक्षा थोड़ा कम और पी के अपेक्षा थोड़ा सा अधिक होगा। तो परमाणु त्रिज्या में पहला पॉइंट है बच्चों कि संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्या उनसे पहले एस ब्लॉक के तत्वों से कम और बाद में आने वाले पी ब्लॉक के तत्वों से अधिक होता है। तो यह चीज आपने कॉन्सेप्ट में सीख लिया कि कैसे होता है, क्योंकि जब भी हम बाएं से दाएं चलते हैं तो कोष में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन कोष में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। इलेक्ट्रॉन बढ़ने से नाभिक का आकर्षण बल बढ़ता जाता है और नाभिक का आकर्षण बल बढ़ेगा, जिससे यह पता चलेगा भाई कि आकार में कमी हुई, और आकार में कमी हुई तो त्रिज्या में कमी आती है। ठीक बच्चों, चलो इसके बाद यहां पर दूसरा जो पॉइंट है आपके परमाणु त्रिज्या में कि जो भी डी ब्लॉक के एलिमेंट है पहले त्रिज्या कम होता है। ये चीज मैंने आपको कहा ना कि एक व्यक्ति को आप गाली दोगे तो उसकी एक लिमिट होगी, हाँ रोएगा रोएगा, लेकिन भाई एक दिन ऐसा आएगा कि गाली सहते सहते बोलेगा अब मैं बस करो भाई, अब बर्दाश्त नहीं करूंगा, तुम बको कुत्ते के जैसे भौंको, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही है, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, नाभिक का आकर्षण बल बढ़ेगा, लेकिन कुछ देर बाद वो स्थिर हो जाएगा, कुछ देर बाद वो स्थिर हो जाता है। तो डी ब्लॉक के तत्वों की परमाणु त्रिज्या पहले कम होती है, फिर लगभग बच्चों क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है, फिर स्थिर हो जाता है और श्रेणी के अंत में थोड़ा सा फिर बढ़ जाता है। ठीक है, यहां पर मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा सा। जैसे आप लोग यहां पर देखो, लगभग स्थिर होता है, ऐसा नहीं कि पूरा, कि 144 था, 144 था, ठीक है, फिर थोड़ा सा कम हुआ 132, फिर 122, फिर कम, फिर 117 कम, और लगभग गिनगा फिर से बराबर, फिर थोड़ा सा कम हुआ, ये चीज है। लेकिन लास्ट में आपका देखो 125 थोड़ा सा बढ़ गया। इसका रीजन भी समझाऊंगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। बोला यह जाता है कि जब हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करते हैं तो जब भी हम बच्चों बाएं से दाएं चलते हैं तो पहले थोड़ा सा त्रिज्या में कमी आती है, त्रिज्या में कमी आती है। वैसे भी बाएं से दाएं चलने पर त्रिज्या में कमी है, मैंने बताया ना, 72 कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रहा है। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रहा है बच्चों तो नाभिक का आकर्षण बल बढ़ रहा है। नाभिक का आकर्षण बल बढ़ने के कारण उसके आकार में कमी आ रही है, त्रिज्या में कमी आ रही है। तो बाएं से दाएं चलने पर पिकोमीटर में कमी आ रही है, लेकिन कुछ देर बाद वो स्थिर हो जाता है और फिर लास्ट में थोड़ा सा बढ़ता है। ऐसा नहीं कि प्रारंभ से ज्यादा बढ़ जाए, ऐसे हर एक में देख लो, 136, 134 से 37 ये लगभग समान है ना, फिर थोड़ा सा बढ़ गया, फिर इसमें भी देख लो आप। हाँ, इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है, 12th में बिल्कुल नहीं पूछा जाता कि आप श्रेणी बनाओ, एक समझाने के तौर पर मैं लाया हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके बच्चों। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसके बारे में समझाना चाहता हूं। टाइम देना बच्चों, 12th क्लास का जो बच्चा होगा वो टाइम देगा, तभी समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है कि पहले त्रिज्या में कमी आती है, पहले त्रिज्या में कमी आती है, फिर ये स्थिर हो जाता है और लास्ट में फिर से कहीं ना कहीं त्रिज्या में वृद्धि हो जाती है। इसके पीछे का रीजन क्या है थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। जैसे आप लोग स्कैंडियम की बात करो, चाहे टाइटेनियम की बात करो, वेनेडियम की बात करो, क्रोमियम की बात करो, तो आपका पहला है, फिर दूसरा है और तीसरा है, फिर आपका ये चौथा कक्षा है। इन सब में क्या होता है कि बाहर वाले कक्षा में 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहां पर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं 3d1, अगले में फिर 3d2, 3d3, 3d4। और इस स्थिति में नाभिक जो है इसको ज्यादा आकर्षित करता है, नाभिक इसको क्या करता है, ज्यादा आकर्षित करता है। लेकिन जैसे ही यहां पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स में सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो फिर इन इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव ज्यादा हो जाता है, जिससे इसका आकर्षण थोड़ा सा कम हो जाता है। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि 72 कोष में 4s2 इलेक्ट्रॉन, मतलब s में 2 इलेक्ट्रॉन है, और जब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन रहता है तब नाभिक इसको भी ज्यादा खींच रहा होता है। 2 इलेक्ट्रॉन है तो और खींच रहा है, और खींच रहा है, खींचने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन भर गए, ठीक है,
जैसे आप लोग पढ़ोगे क्रोमियम में 5 इलेक्ट्रॉन भर दिया जाता है। तो फिर बच्चों ये क्या करता है कि इसको ज्यादा खींचने की कोशिश करता है अंदर वाले को, बल्कि इस पर उतना प्रभाव नहीं जमा पाता, जिसके कारण स्थिर हो जाता है। और फिर लास्ट में बढ़ता है। इसके पीछे ही रीजन है कि जब ये पूर्ण भर जाता है दो दो इलेक्ट्रॉन से पूर्ण भर जाता है, जब लास्ट में चलते हैं 2-2 इलेक्ट्रॉन से पूर्ण भर जाता है, तब भैया फिर से इसका प्रभाव खत्म होता है और इसको खींचने लगता है, इसलिए थोड़ा सा बढ़ जाता है। फिर से एक बार मैं समझा रहा हूं कि भाई साहब, जब हम बात करते हैं प्रारंभ में चार आपका जो एलिमेंट्स है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो n-1d कक्षक में जाता है, तो यहां का जो प्रभाव ज्यादा है इसको ज्यादा आकर्षित करता है। लेकिन जैसे ही 5 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं तो यहां का प्रभुत्व ज्यादा हो जाता है, इसको कम आकर्षित करता है, जिसके कारण से आकार में कमी नहीं हो पाती, लगभग स्थिर हो जाता है। और जैसे फिर पूर्ण रूप से यदि भर गया तो फिर से ये बाहर वाले को खींचने लग गया, जिसके कारण से फिर से आकार में थोड़ी सी परिवर्तन दिखाई दे जाता है आपको। अब इसके स्पष्टीकरण में आप लोग थोड़ा सा देख सकते हैं कि भाई 3D श्रेणी के पहले 4 तत्वों में परमाणु त्रिज्या लगातार घटती है, क्योंकि प्रभावकारी नाभिकीय आवेश परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ बढ़ता है। ठीक है, 4s इलेक्ट्रॉनों के आकर्षण भी बढ़ाता है, इसके कारण त्रिज्या घट जाती है। मतलब जो बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन है 4s में, उसका भी आकर्षण बल बढ़ता है, जिस कारण से आकार में कमी आती है। चौथे तत्व से 9वें तत्व तक, मतलब चौथे से 9वें तक लगभग त्रिज्या स्थिर रहती है, क्योंकि अब 4s इलेक्ट्रॉनों का प्रभावकारी नाभिकीय आकर्षण को 3D इलेक्ट्रॉनों का आवरण बढ़ने नहीं देता है। मतलब 3D का इतना आकर्षण हो जाता है कि वो भैया प्रभाव इतना जमा लेता है, बढ़ने नहीं देता। 10वें तत्व की त्रिज्या फिर से बढ़ जाती है, क्योंकि पूर्ण भरे D10 के इलेक्ट्रॉनों का आपसी विकर्षण बढ़ जाता है, मतलब प्रतिकर्षित होने लगते हैं। प्रत्येक श्रेणी के अंत में परमाणु त्रिज्या थोड़ी सी वृद्धि होती है, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण डी कक्षकों के बीच प्रबल अंतर इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण होता है। मतलब कहने का मतलब जब पूर्ण रूप से भर जाता है तो प्रतिकर्षण होने लगता है, थोड़ी सी आकार में वृद्धि हो जाती है। यही चीज है बच्चों, ठीक है, क्लियर है। अभी तो आप बात कर रहे थे बाएं से दाएं चलने पर। अब जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं, समूह में ऊपर से नीचे चलते हैं, तो आपको हमने जैसा बताया कि जब भी जैसे मैं आपसे कह दूं इस कैंडियम की 3D में जाता है, मतलब चार कोष है, 1 2 3 4, ये आपका स्कैंडियम है। और जैसे हम यूट्रियम में जाते हैं तो पहला कोष, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां कोष हो गया। ये यूट्रियम की बात हो गई बच्चों। इसके बाद जैसे आप लेंथेनम में जाते हैं ना, तो 1 2 ये 3, यहां पे एक और 4 बना लो, फिर ये 5 बना लो, ठीक है, ये 6 बना लो और एक और 7 बना लो। कहने का मतलब यदि आपके पास स्कैंडियम में 4s में इलेक्ट्रॉन जाता है, इसमें 5s में जाता है, इसमें 6s में जाता है, मतलब 6, इसका आप कमा लीजिए 4 है तो इसका 5 होगा। कितना होगा बच्चों? 5। इसमें 5 कक्षक, इसमें 4 कक्षक, इसमें 6 कक्षक। तो कहने का मतलब इसमें जब कोष की संख्या कम है, ठीक है, तो इसका आकार छोटा है, और नीचे हमने चला तो कोष की संख्या में वृद्धि हो गई, फिर और नीचे चला और कोष बढ़ गए। मतलब ऊपर से नीचे चलने पर कोष की संख्या में वृद्धि होती है, और जब कोष बढ़ता है बच्चों तो नाभिकीय मतलब परमाणु का आकार बढ़ता है, और परमाणु के आकार के बढ़ने के कारण त्रिज्या भी बढ़ जाती है। सीधा फंडा और कुछ भी नहीं है। समूह में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है, अतः संक्रमण धातु की द्वितीय श्रेणी में परमाणु त्रिज्या का मान प्रथम संक्रमण श्रेणी की तुलना में अधिक होता है। कहने का मतलब यहां पर आप देखो 144 था, 180 हो गया, 187 हो गया, 132 था, 160 हो गया, 100, यहां पर आप देखो 61 है, ठीक है, यहां पर आपका थोड़ा सा कम हो गया है। इसके पीछे का रीजन भी है बच्चों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा, मतलब 14 तत्वों के बाद का अंतराल है, इसलिए ये हो रहा है। क्योंकि यदि मैं बात करूं कि लेंथेनम और हाफनियम के बीच के 14 एलिमेंट्स कहां चले गए? एफ में चले गए, इसलिए ऐसा डिफरेंस हो रहा है। बाकी ऊपर से नीचे चलने पर हमेशा वृद्धि होता ही होता है। जैसे 117 34 35, फिर 116 34 36, 115 135 38, एकाध में अपवाद आप देख सकते हो, बाकी सब में नहीं होगा। इसके पीछे का रीजन ही है कि जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो बच्चों कहीं ना कहीं कोषों की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे आकार बढ़ता है। आकार बढ़ने का नाभिक का आकर्षण बल बढ़ जाता है, कम हो जाता है,
आकार वैसे भी बड़ा हो, कोस बढ़ गया तो सिंपल है भाई, आकार बढ़ जाएगा, आकार बढ़ेगा तो त्रिज्या बढ़ जाती है। तो बल्कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे चलने पर आकार में वृद्धि होती है तो त्रिज्या लगभग बढ़ता है, लेकिन जब हम दूसरे श्रेणी से तीसरे श्रेणी में जाते हैं तो लगभग इनकी त्रिज्या समान होती है। इसके पीछे कारण है बच्चों कि मैंने आपको बताया ना कि लेंथेनम के बाद यहां लेंथेनाइट संकुचन होता है। लेंथेनम और हाफनियम के बाद की 14 तत्व हैं, क्या है 14 तत्व हैं जो अलग से हैं, और वो लेंथेनाइट संकुचन के कारण यहां पर संकुचन हो जाता है। आकार में बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, आकार में कमी आती है, वो लेंथेनाइट संकुचन कहलाता है। वो आगे हम डीप में चर्चा करेंगे, आप चिंता ना करें। तो फिलहाल अभी इतना समझो कि लेंथेनम और हाफनियम के बीच के जो 14 जो आपके एलिमेंट्स हैं वो एफ में चले गए, वो लेंथेनाइट संकुचन होता है, तो इस कारण से यहां पर लगभग आकार बराबर होता है। यहां पर देखो समूह में नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। लगभग दूसरे और तीसरे श्रेणी की त्रिज्या लगभग मतलब दूसरे श्रेणी की पहले श्रेणी से थोड़ी सी त्रिज्या अधिक होगी, लेकिन तीसरे श्रेणी की दूसरे श्रेणी से लगभग समान होगी। इसका कारण है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी की तुलना में द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों की परमाणु त्रिज्या अधिक होती है, क्योंकि द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के परमाणु के नाभिक से ऊर्जा स्तर तेजी से बढ़ता है और बाह्य कक्षकों की संख्या में वृद्धि से आकार में वृद्धि होती है। लेंथेनाइट संकुचन के कारण द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण धातुओं के तत्वों की परमाणु त्रिज्या लगभग समान होती है। इसी यहां तक आपको लिखना है, ये तो आगे इसे इकाई में बाद में समझाएगा, मतलब बाद में हम समझेंगे, लेकिन फिलहाल लेंथेनाइट संकुचन के कारण बच्चों यहां पर मुख्य रूप से आकार में बराबर होता है। भाई द्वितीय और तृतीय की बात की जा रही है। लेंथेनाइट संकुचन क्या है? बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन बढ़ने से नाभिक का आकार बढ़ता है, आकार में कमी आती है, लेंथेनाइट संकुचन कहलाता है। तो ये हो गया पूरा कहानी आपके परमाणु त्रिज्या का, और उसी प्रकार से आणविक त्रिज्या है, और कुछ भी नहीं है, सेम है। आणविक त्रिज्या का मतलब यह होता है जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन दे दिया तो आयन की अवस्था में हो गया। कोई भी परमाणु यदि वो इलेक्ट्रॉन दे दिया और फिर वो आयनित हो गया, और आयनित हो गया तब उसकी जो त्रिज्या है वो उसकी आणविक त्रिज्या कहलाती है। तो सबसे पहले आणविक त्रिज्या की परिभाषा ही बननी चाहिए कि आणविक त्रिज्या है क्या। यदि हम कह दें स्कैंडियम का त्रिज्या आणविक त्रिज्या कहलाएगा, ऐसा नहीं। जब तक वो इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागेगा तब तक उसकी आणविक त्रिज्या हम नहीं कह सकते। कॉपर 2 पॉजिटिव, तब हम कह सकते हैं कि इसका कोई ना कोई आणविक त्रिज्या होगा। ये कॉपर है तो इसको हम बोलेंगे इसका परमाणु त्रिज्या होगा, इसके त्रिज्या को हम बोलेंगे परमाणु त्रिज्या। लेकिन Cu2 पॉजिटिव है तब इसकी त्रिज्या को बोलेंगे आणविक त्रिज्या। क्या बोलेंगे बच्चों? आणविक त्रिज्या। मतलब ये किसी को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन की इसकी कमी हो गई है, समझ रहे ना। तो जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग देता है या इलेक्ट्रॉन ले लेता है किसी से, तब उस पर चार्ज आ जाता है, आवेश आ जाता है। उस स्थिति में उसकी त्रिज्या उसकी आणविक त्रिज्या, मतलब आयन के रूप में कोई परमाणु हो गया, तब उसकी त्रिज्या को हम बोलते हैं आणविक त्रिज्या। डी ब्लॉक के तत्वों की जो आणविक त्रिज्या लगभग परमाणु त्रिज्या के समान होता है। इसमें ज्यादा डीप में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर थोड़ा सा परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या पे आपको थोड़ा सा बताना है कि प्रभावकारी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण, यहां पर थोड़ा सा देखिएगा ना, ये तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, इसलिए ऑक्सीकरण अवस्था में बढ़ने के साथ साथ आणविक त्रिज्या घटती है। ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ेगा तो त्रिज्या में कमी आएगी। M3 पॉजिटिव की आणविक त्रिज्या M2 पॉजिटिव के आणविक त्रिज्या से कम है। इसके पीछे का रीजन है क्योंकि जिस पर आयन ज्यादा होंगे उसकी त्रिज्या उतनी ही कम होगी। यहां दोनों में यदि हम कंपेयर करें M3 पॉजिटिव M2 पॉजिटिव, तो आयन इसमें ज्यादा है, इसलिए इसकी त्रिज्या कम और इसकी त्रिज्या अधिक होती है। इसके कारण है कि नाभिकीय आवेश बढ़ने से आकर्षण बल बढ़ेगा। आवेश की बात की जा रही है ना, नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, आवेश बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन के और बाहर के आवेश के बीच में, भाई बीच में होता है न्यूट्रॉन, आप सबको पता है, और बाहर होता है इलेक्ट्रॉन, इसके बीच नाभिकीय आकर्षण बढ़ेगा। इस कारण से आकार में कमी आती है। संक्रमण तत्वों की आणविक त्रिज्या उसी आवर्त के प्रतिनिधि तत्व S और P ब्लॉक के आणविक त्रिज्याओं से लगभग कम होती है। इसका कारण प्रभावकारी नाभिकीय आवेश का बढ़ना है तथा d ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉनों द्वारा नाभिक का ठीक से आवरण नहीं करना है। कहने का मतलब यहां पर यह निष्कर्ष निकला कि जो संक्रमण तत्व हैं यानी 3D 4D 5D है, इनकी जो आणविक त्रिज्या है वो S ब्लॉक और P ब्लॉक दोनों की आणविक त्रिज्याओं से कम होती है। ये आपको थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव टाइप में
पूछ दिया जाएगा। अब यहां से ऑब्जेक्टिव कैसे बन सकते हैं कि नाभिकीय आवेश बढ़ने से आणविक त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है। तो किसी भी परमाणु में नाभिकीय आवेश बढ़ने से आणविक त्रिज्या में क्या आती है बच्चों, कमी आती है। ठीक है, ये पहला पॉइंट याद कर लो, किसी परमाणु में नाभिकीय आवेश बढ़ने से परमाणु त्रिज्या में कमी आती है। ठीक है, यदि क्वेश्चन आ जाएगा कि जो आपका 3D श्रेणी है, देखो जरा यहां पर देखो 3D और आपका 3D हो गया, ये 4D और 5D, मतलब दूसरा और तीसरा जो श्रेणी है इसकी परमाणु त्रिज्या लगभग बराबर होती है। क्यों? तो आप लोग इसका सीधा बताओगे भाई कि परमाणु त्रिज्या लगभग समथिंग बराबर होने के कारण लेंथेनाइड संकुचन, एक सीधा कारण है लेंथेनाइड संकुचन। ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु त्रिज्या में क्या होती है, तो वृद्धि होती है। बाएं से दाएं चलने पर क्या परिवर्तन होता है, कमी आती है, स्थिर होता है, लास्ट में फिर से वृद्धि होती है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इससे पूछ दिया जा सकता है, लेकिन हमारा मुद्दा यही है कि सिलेबस में जो भी टॉपिक हो आपको कंप्लीट कराया जाए, एक भी टॉपिक छूट ना पाए और बेहतर से बेहतर आपको हम तैयारी करवा पाए। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। इस वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम। डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक होगा बच्चों, ऐप पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि नोट्स लेना तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149, 9685299149। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।